बच्चों, मैं यहाँ पर 12वीं के स्पेशली स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ बात कर रहा हूँ। और हम इस सीक्वेंस में 12वीं के सिलेबस को, स्टेट बोर्ड के सिलेबस को रैपिडली एक बार रिवाइज करने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन के तौर पर ये सब वीडियोस देखें और अपने अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर करें। तो घंटी दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन। तो आप जानते हैं कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल के सर्कमफरेंस के अलोंग गोल 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 अगर घूमता है तो उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताया जाए तो अगर कोई पत्थर स्टोन आप लोगों ने ले लिया, धागे से बांधा और धागे के फ्री एंड को पकड़ के अगर आप लोगों ने गोल 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 घुमाया तो उस मोशन को आप कहते हैं सर्कुलर मोशन। इलेक्ट्रॉन की मोशन आप लोगों ने पढ़ी है। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है एटम में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतनी स्ट्रेट नहीं, बट ठीक है। एट द लेवल ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वी कैन से। जैसे हमारी अर्थ भी सूरज के अराउंड चक्कर काटती है, हालांकि ये ऑर्बिट इलिप्टिकल होती है, लेकिन हम यहाँ पर इसको सर्कुलर मोशन ट्रीट कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस इंस्टेंस। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। और समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के सर्कमफरेंस के अराउंड अगर अपनी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो सर्कल के सेंटर से तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन तक, मतलब समझिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ फिलहाल यहाँ पर है इस पोजीशन पर, तो सर्कल के सेंटर से ऑब्जेक्ट के पोजीशन तक जो वेक्टर ड्रॉ किया जाता है उसको हम कहते हैं वेक्टर, रेडियस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर। आप जानते हैं, इन सब बातों को हम फटाफट निपटा देंगे, यू नो ऑल दोस डेफिनेशंस। फिर अगर ऑब्जेक्ट ए से बी तक चला गया तो ये पोजीशन वेक्टर जो है ये भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा और सर्कल के सेंटर पर एक एंगल डिस्क्राइब हो जाएगा। इस एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये r मतलब सर्कल के सर्कमफरेंस पर पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है इसके ऊपर एज वेल एज सर्कल के रेडियस के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा और समझिए कि इनिशियली वो इस पोजीशन पर था और फिर वो b पर चला गया और फिर वो c पर चला गया, तो अगर a से b तक जब वो गया तो जो एंगल डिस्क्राइब हुआ वो इतना था, लेकिन a से जब वो c पर चला जाएगा तो जो एंगल डिस्क्राइब होगा वो इतना होगा। तो देयरफॉर यू कैन से कि ये अगर θ1 है और ये अगर θ2 है तो आप देख सकते हैं कि ये θ2 जो है वो इस θ1 से बड़ा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने सर्कल के सर्कमफरेंस पर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो जब ऑब्जेक्ट ने सर्कल के सर्कमफरेंस पर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा था, और जब कम डिस्टेंस ट्रैवल किया था तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम था, और इसीलिए हम कहते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, एंड वी कैन राइट दैट angular displacement is directly proportional to the arc, let's say whatever it may be, अगर AB है तो AB, AC है तो AC, whatever it may be. Now अब let मैं दूसरा concentric circle यहाँ पर निकालता हूँ। इस सर्कल का एक पार्ट जो मैंने निकाला इसका भी सेंटर यही है, concentric circle मानेंगे उसको। अब ये देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट ने इस पहले सर्कल पर कुछ A1 या फिर A to the C इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और एंगल जो है वो इतना है, अब उतना ही डिस्टेंस अगर पार्टिकल इस सर्कल के सर्कमफरेंस पर ट्रैवल करता है, सेम मतलब A टू द मतलब यहाँ पर जितना AC है यहाँ पर भी ये A डैश C डैश जो है वो उतना ही है। लेकिन अब एक बात देखिए कि अगर सेम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने सर्कल के सर्कमफरेंस पर ट्रैवल किया, लेकिन इतने डिस्टेंस की वजह से अगर एंगल जो सबटेंड हुआ वो अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये लाइन आपको जोड़नी पड़ेगी और ये लाइन आपको जोड़नी पड़ेगी, और आप देख सकते हैं कि इस एंगल से ये एंगल जो है वो छोटा है। मतलब जब सर्कल की रेडियस कम थी तो एंगल बड़ा था, लेकिन सर्कल की रेडियस अगर बढ़ गई तो उतने ही डिस्टेंस ट्रैवल के लिए एंगल जो है वो छोटा हो गया। और आप जानते हैं कि एक के साथ दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब पहले एक फिजिकल क्वांटिटी बदलने का इफेक्ट अगर दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर होता है और पहले के अकॉर्डिंग दूसरी अगर कम होती है तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है अगर रेडियस बढ़ी,
So therefore we can say that the angular displacement is inversely proportional to the radius. So therefore theta is proportional to the arc AB upon small r. Now to remove the proportionality sign we have to keep a certain constant, और आप जानते हैं यहाँ पर constant of proportionality जो है वो 1 होता है, और इसीलिए angular displacement का जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला बनता है arc AB upon r. अब यहाँ पर arc AB मतलब पार्टिकल ने सर्कल के सरकमफेरेंस पर ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस है। फिर आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर arc AB जो है that is nothing but the length और the distance, तो इसका SI यूनिट मीटर होगा, रेडियस भी इसका SI यूनिट भी मीटर होगा, मीटर मीटर कैंसिल, और ऐसे कंडीशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, लेकिन फिर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट को रेडियंस कहा जाता है, एंड देयरफॉर वी कैन से कि SI यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द रेडियंस। अब एक बात याद रखना कि रेडियंस, और जनरली हम 10वीं कक्षा तक एंगल जो डिग्रीज में गिनते आए थे इसमें एक रिलेशन होता है, और ये रिलेशन होता है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। अब ये कैसा होता है इसको भी एक बार शॉर्ट में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, तो जिसके लिए इस फिगर को मैं मिटा देता हूँ, और लेट्स से मैं ये दूसरा एक सर्कल यहाँ पर एक सर्कल निकालता हूँ, और अब कंसीडर करेंगे कि मैंने अगर इस सर्कल को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, तो आप जानते हैं कि ये जो है ये राइट एंगल है, और ये राइट एंगल जो है दिस इज नथिंग बट द 90 डिग्री। अब पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक गया तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो सरकमफेरेंस का चौथा हिस्सा है। अब आप जानते हैं कि सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई r होता है, तो सरकमफेरेंस का चौथा हिस्सा जो है वो 2 पाई r अपॉन 4 इतना होगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4, और लेट्स से सर्कल की रेडियस जो है वो r इतनी है। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला फॉर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल्स टू arc AB upon r, so therefore we can say that the theta is equals to arc AB upon r. So theta is nothing but the 90 degree is equals to arc AB is nothing but the 2 pi r divided by 4 and divided by radius is nothing but the r. अब r r हो जाएगा कैंसिल, और हमको ये मिलेगा 2 pi upon 4. अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो therefore we can say that the 90 degree is equals to, ये हो गया आप लोगों का pi by 2 रेडियंस। तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू pi by 2 रेडियंस। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 into 90 that is 180 is equals to 2 into pi by 2, the 2 gets cancelled, so therefore we can say that 180 डिग्री है ना, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया is equals to 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 2 2 कैंसिल is equals to हमको मिलेगा pi रेडियंस। तो ये बात याद रखना कि 180 डिग्री is nothing but the pi रेडियंस, so that is nothing but the angular displacement। अब एक बात और भी ये भी याद रखना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो अगर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं कि पार्टिकल नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आप कंसीडर करोगे तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब जनरली जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करेंगे तो दैट इज अ स्केलर, लेकिन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल और द फ्रैक्शनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम लेंगे और जिसको अगर हम d थीटा से डिनोट करेंगे तो दैट मस्ट बी अ वेक्टर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है अगर इसको इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी में हम कंसीडर करते हैं तो चलो और भी आगे बढ़ते हैं। समझिए कि कोई पार्टिकल है और पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता हुआ a से b तक चला गया, फिर b से c तक चला गया, फिर c से d तक चला गया। अब a से b तक गया, फिर b से c तक गया, फिर c से d तक गया, और इस तरह से इसका ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज होता चला गया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका इंक्रीज होता चला गया, मतलब लेट्स से जो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ d थीटा है। जैसे कि कंसीडर करते हैं कि पार्टिकल ने अपनी मोशन को यहां से स्टार्ट किया था, अब यहां से यहां तक जब वो गया तो ये इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो था वो था समझिए कुछ थीटा 1, और जब पार्टिकल यहां से d तक पहुंच गया तो कुल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था ये कुछ थीटा 2। तो देयरफॉर हमने जो मोशन कंसीडर की है a से d तक, उतनी देर में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है जिसको कि हम d थीटा कहेंगे, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू होगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, क्योंकि यहां से यहां तक ये थीटा 2 और यहां से यहां तक ये थीटा 1, तो टोटल थीटा 2 में से थीटा 1 निकाल देंगे तो हमको ये d थीटा इतना एंगल मिलेगा। अब लेट्स से ये d थीटा इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने कुछ dt इतने टाइम में, मतलब लेट पार्टिकल यहां से यहां पर स्टार्ट किया तो यहां पर टाइम t इज इक्वल्स टू 0 हुआ था, लेट्स से यहां पर टाइम t इज इक्वल्स टू t1 हुआ था, और यहां पर लेट्स से टाइम t इज इक्वल्स टू t2 हुआ था। तो फिर a से
टोटल टाइम जो है मोशन का वो है t2, और हमने जो मोशन कंसीडर की थी वहां पर जो टाइम मतलब जहां पर हमने ऑब्जर्व किया था इनिशियली पार्टिकल को, वहां पर टाइम हुआ था t1, और फाइनली जहां पर हमने ऑब्जर्व किया था पार्टिकल को वहां पर टाइम हुआ था t2। तो इसीलिए ड्यूरिंग आवर ऑब्जर्वेशन जो चेंज इन टाइम है दैट मस्ट बी t2 माइनस t1। अब देखिए बच्चों, ये हमारी रिवीजन चल रही है और इसीलिए मैं थोड़ा फटाफट आप लोगों को ये सब बता रहा हूं। अगर आप लोगों को इसको इत्मीनान से सीखना है तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा, और अगर आप वैसा चाहते हैं तो आप वैसा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आ जाते हैं हमारे मुद्दे पर फिर से कि डी थीटा इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो dt इतने टाइम में डिस्क्राइब हुआ, तो 1 सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब हुआ होगा? तो 1 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब हुआ होगा d थीटा अपॉन dt। जैसे देखिए, समझिए कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब हुआ वो कुछ 50 रेडियंस है, और इसके लिए जो टाइम लगा dt वो कुछ 5 सेकंड है। तो 5 सेकंड में 50 रेडियन, तो 1 सेकंड में कितना होगा बच्चों? 10 रेडियन। तो हम ये कहेंगे कि दिस इज 10 रेडियंस पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में पार्टिकल 10 रेडियन इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और ये आंसर कैसे मिला हमको? तो हमने किया है 50 के 5 हिस्से 50/5। अब ये जो क्वांटिटी होती है जिस पर्टिकुलर रेट से पार्टिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब करता चला जाता है पर यूनिट टाइम, इसी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू 50 इज नथिंग बट d थीटा, 5 इज नथिंग बट dt। तो देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू हुआ d थीटा अपॉन dt। लेकिन देखिए, कैलकुलेट अगर करना है तो d थीटा हमने कैसे फाइंड आउट किया था? θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय टाइम हमने कैसे फाइंड आउट किया था? t2 माइनस t1। तो इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी अगर आप निकालेंगे तो इसको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आप टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करोगे। लेकिन अगर आप लोगों को इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो उस इंस्टेंट का टाइम और उस इंस्टेंट में पार्टिकल ने डिस्क्राइब किया हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, और इसलिए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको आप डिनोट करेंगे d थीटा अपॉन dt से। अब ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज़ इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और द फ्रैक्शनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर होता है, इसलिए। तो देयरफॉर अब ये हो गया ओमेगा इज इक्वल्स टू d थीटा अपॉन dt, और d थीटा अपॉन dt होने की वजह से इसका ऐसा यूनिट होगा रेडियंस पर सेकंड। अब ऐसा इमेजिन करिए कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी एंगुलर स्पीड जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है, इट इज नॉट कांस्टेंट, या फिर डिक्रीज हो रही है, लेट्स से चेंज हो रही है। तो ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसने अपनी मोशन को कहीं यहां से स्टार्ट किया था, और फिर हमने जब उसको ऑब्जर्व किया यहां पर, तो यहां पर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कुछ थी ओमेगा 1, फिर पार्टिकल यहां पर चला गया और उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई कुछ ओमेगा 2। यहां पर जो टाइम, मतलब जब हमने इनिशियली ऑब्जर्व किया था तो टाइम हुआ था t1, और फाइनली जब हमने ऑब्जर्व किया था तो टाइम जो था वो हो गया था t2। अब ये सोचिए कि अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, तो टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आप करोगे फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, है ना। चेंज निकालने के लिए हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही करें, क्योंकि जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तभी आप लोगों को प्रॉपर चेंज मिलता है। जैसे कि सोचिए, यहाँ पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है कुछ 10 रेडियंस पर सेकंड, और यहाँ पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गई कुछ 15 रेडियंस पर सेकंड। तो आप जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी 10 से 15 मतलब इंक्रीज हो गई। अब चेंज निकालते वक्त अगर आप 15 माइनस 10 करोगे, तो 15 माइनस 10 अगर करोगे तभी आंसर आप लोगों का +5 आएगा, और आप जानते हैं कि इंक्रीज है इसका मतलब प्लस है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप 10 माइनस 15 करते, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल करते, तो फिर आंसर आ जाता 10 माइनस 15 मतलब -5। ये टेक्निकली रॉन्ग है, बिकॉज़ वेलोसिटी इज नॉट डिक्रीज्ड, वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, और इसीलिए फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है हमारे पास d ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितने टाइम में हुई? तो वो हुई t2 माइनस t1। वो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का जो चेंज है वो कितने ड्यूरेशन में हुआ? तो दैट मस्ट बी t2 माइनस t1। अब dt इतने, मतलब t2 माइनस t1 मतलब dt इतने टाइम में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मतलब d ओमेगा इतनी चेंज हुई। फॉर एग्जांपल लेट्स से चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है कुछ 10 रेडियंस पर सेकंड,
और इतनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने के लिए टाइम कुछ लग गया, समझिए कि कुछ 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड से चेंज हुई। तो 5 सेकंड में पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी अगर 10 रेडियन पर सेकंड से चेंज हुई तो 1 सेकंड में कितनी चेंज हुई होगी? 1 सेकंड में पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई होगी 2 रेडियंस पर सेकंड से। तो इसीलिए हम कहेंगे कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज 2 रेडियन पर सेकंड। और ये कब मिलेगा? जब आप करोगे 10 रेडियंस पर सेकंड डिवाइडेड बाय 5 सेकंड। अब ये जो है 2 रेडियन पर सेकंड, दिस इज नथिंग बट द चेंजिंग रेट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। नाउ चेंजिंग रेट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी को ही एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। इस एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। और ये कैसे मिलता है? जब हम करते हैं चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हियर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी वाज डिनोटेड बाय d ओमेगा, टाइम वाज denoted by dt, and therefore we can say that the angular acceleration is nothing but the d omega upon dt. लेकिन अगर d ओमेगा के लिए आप सोचेंगे तो आपको पता है कि that is nothing but omega 2 minus omega 1. So therefore angular acceleration can also be written as omega 2 minus omega 1 divided by t2 minus t1. तो इस तरह से अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं तो ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है। लेकिन इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को लेना होगा इंस्टेंटेनियस चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसीलिए इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन जो है दैट इज अ वेक्टर, बिकॉज़ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जैसे कि मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को दैट इज आल्सो अ वेक्टर। तो देयरफॉर वी कैन से कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर ये हुआ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और ये वेक्टर जो है दिस इज अ एक्सियल वेक्टर, एक्सिस के अलावा इसकी डायरेक्शन मानी जाती है, ली जाती है। और इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये राइट हैंड रूल आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों ने आपका राइट हैंड इस तरह से हेल्ड किया, राइट हैंड ही लेना कि ये चारों फिंगर आप लोगों ने फोल्ड करके रखे और थंब आउटस्ट्रेच, और अगर आप ये फोल्डेड फिंगर की जो टिप्स हैं, ये फोल्डेड फिंगर की जो टिप्स हैं, ये अगर ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन में रखेंगे तो थंब जो है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे कि लेट यहां पर मैं आप लोगों को ये फिगर निकाल कर बताता हूं। देखिए ध्यान से सुनना इस बात को, समझिए कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड मूविंग लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये बाहर से अंदर गया और पीछे से घूमकर वापस बाहर आ गया। अब ये है कुछ एक्सिस ऑफ दैट सर्कल, तो यहां पर पार्टिकल जा रहा है अंदर और यहां पर पार्टिकल आ रहा है बाहर, ये पीछे से घूमता हुआ ऐसे वो आ रहा है। अब अगर राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो कर्व फिंगर्स आपको रखने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन में। तो कर्व फिंगर्स अगर अपने ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन में रखा तो थंब जो है वो आएगा ऊपर, और इसीलिए इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन इनकी डायरेक्शन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड होगी। लेकिन अगर आप इस तरह की मोशन कंसीडर करते हैं, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब पार्टिकल इधर पीछे से घूमकर बाहर आ गया और इधर से अंदर गया फिर पीछे से घूमकर आ गया, और ये है समझिए कुछ एक्सिस, और पार्टिकल अगर जा रहा है ऐसे फिर ऐसा होता हुआ फिर आ रहा है ऐसे, तो यहाँ पर आप लोगों को कर्व फिंगर जो है वो पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में रखने पड़ेंगे। और कर्व फिंगर अगर आप लोगों ने यहाँ पर पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में रखे तो थंब जो है वो आएगा डाउनवर्ड, और थंब अगर डाउनवर्ड आता है तो इसका मतलब इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन इन तीनों की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी। हाँ, और एक बात आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन हम इन दैट डायरेक्शन ऑफ द मोशन लेते हैं, अदरवाइज अपोजिट। जैसे अगर लेट्स से यहां पर अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन जो है वो थीटा और ओमेगा के डायरेक्शन में होगा। मतलब ये जो केस है ये है स्पीड इंक्रीजिंग की, लेकिन अगर पार्टिकल इसी डायरेक्शन में घूम रहा है और स्पीड हो रही है डिक्रीज, ध्यान से सुनना बच्चों, पार्टिकल घूम रहा है ऐसे और स्पीड हो रही है डिक्रीज, तो इन दैट केस थीटा और ओमेगा की डायरेक्शन आप यही लेंगे, लेकिन स्पीड डिक्रीज होने की वजह से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो आप ये लेंगे। मतलब जब स्पीड इंक्रीज होती है तो थीटा, ओमेगा और अल्फा एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और जब स्पीड डिक्रीज होती है, जब स्पीड डिक्रीज होती है तो अल्फा की जो डायरेक्शन है वो थीटा और ओमेगा को अपोजिट होती है, ये बात याद रखना।
या फिर यहाँ पर या आप लोगों को माइनस अल्फा लिखना पड़ेगा व्हेन द स्पीड इज डिक्रीजिंग। जैसे यहाँ पर अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में जाते वक्त, स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो ऐसे कंडीशन में थीटा ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन यही होगी जो कि दी गई है। लेकिन पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इधर पार्टिकल जा रहा है ऐसे और स्पीड हो रही है डिक्रीज, तो ऐसे कंडीशन में अल्फा की जो डायरेक्शन है वो थीटा और ओमेगा को अपोजिट होगी। मतलब अल्फा की डायरेक्शन आप लोगों को ये लेनी पड़ेगी जब इस कंडीशन में स्पीड होगी डिक्रीज। तो इन शॉर्ट जब स्पीड इंक्रीज होती है तो अल्फा की डायरेक्शन थीटा और ओमेगा की ही डायरेक्शन में होती है, और जब स्पीड डिक्रीज होती है तो अल्फा की डायरेक्शन थीटा और ओमेगा के डायरेक्शन को अपोजिट होती है। ये बात याद रखना। तो चलो ये हुआ आप लोगों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं। समझिए कि कोई पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इनिशियली ए पर था और फाइनली कुछ वो बी पर चला गया और सर्कल के सर्कमफरेंस पर कुछ उसने dx इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये सर्कल का सेंटर है, ये पहली पोजीशन ऑफ द रेडियस वेक्टर और ये दूसरी पोजीशन ऑफ द रेडियस वेक्टर है। अब सर्कल के सेंटर पर जो एंगल डिस्क्राइब हुआ है वो है समझिए कुछ d थीटा, और सर्कल के रेडियस का मैग्नीट्यूड जो है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कुछ r इतना है। वैसे वो रेडियस वेक्टर है, आप जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल समझिए कि पार्टिकल A से B तक जाने के लिए यहाँ पर कुछ उसको dt इतना टाइम लगा है। तो आप जानते हैं कि dt इतने टाइम में उसने dx इतना लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब किया है। अब ये dx यहाँ पर हम लीनियर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बहुत बड़े सर्कमफरेंस का छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं तो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रेट और लीनियर स्ट्रेट लाइन। तो therefore we can say that the linear velocity is equals to होगा linear displacement upon time, और एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब ये है हमारा पहला इक्वेशन, ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। यू नो दैट linear velocity is a vector quantity because linear displacement is a vector. Angular velocity is also vector quantity because angular displacement is a vector. Now angular displacement, you know, according to the definition, d theta is equals to r upon radius। तो यहाँ पर r कितना है, dx कितना है, रेडियस कितनी है, r इतनी है। तो इसीलिए ये dx इक्वल्स टू हो जाएगा r into d थीटा। ये r इधर ले गए, साइड्स को हमने चेंज किया। तो ये dx की वैल्यू अगर हम पहले इक्वेशन में प्लेस करते हैं तो पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको मिलेगा वेक्टर v इज इक्वल्स टू dx की वैल्यू कितनी है, तो r into d थीटा। अब यहाँ पर r भी वेक्टर है और d थीटा भी वेक्टर है, ये बात याद रखना, ठीक है। नाउ वेक्टर v इज इक्वल्स टू dx मतलब हुआ r into d थीटा डिवाइडेड बाय dt, और आप जानते हैं कि d थीटा अपॉन dt इज नथिंग बट ओमेगा। तो देयरफॉर वी कैन राइट वेक्टर v इज इक्वल्स टू r इनटू ओमेगा। लेकिन ये तो ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी के लिए हम वेक्टर v इज इक्वल्स टू r ओमेगा या v इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r, इन दोनों में से कोई भी मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट भी वेक्टर होता है तब हमको अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट चलना होता है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पर देखिए ये r भी वेक्टर है, ओमेगा भी वेक्टर है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये v जो है वो भी वेक्टर है। तो अब v r और ओमेगा के बीच का प्रॉपर रिलेशन अप्लाई करने के लिए हमको राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा, वो वेक्टर प्रोडक्ट वाला है ना। और वेक्टर प्रोडक्ट वाला राइट हैंड रूल आप जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं और अगर हम राइट हैंड के कर्व फिंगर्स अगर पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ रखते हैं तो थंब जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देता है। जैसे मेरे ये दो हाथ, मतलब ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। अब मैं अगर a इंटू बी लूंगा, मतलब a इंटू बी, a पहले लूंगा b बाद में लूंगा, तो कर्व फिंगर्स रखने पड़ेंगे a से b की तरफ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है जिसको हम c कहेंगे वो आएगा अप। लेकिन अगर मैं b इंटू a लेता हूं तो ये कर्व फिंगर मुझे b से a की तरफ रखने पड़ेंगे, तो रिजल्टेंट मतलब c की डायरेक्शन आएगी डाउन। अब यहां पर एक बात देखिए, दूसरी एक फिगर निकालता हूं, इसको मिटा देता हूं। अब लेट्स से कि v r और ओमेगा की डायरेक्शन सब निकालेंगे। आप जानते हैं कि v की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द टेंजेंट होती है ना, बिकॉज dx जो है वो अलोंग द टेंजेंट था। उसके बाद में पोजीशन वेक्टर जो है वो अलोंग द रेडियस होता है, मतलब पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ये होती है। और रहा सवाल ओमेगा का, तो अकॉर्डिंग टू द रूल पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में घूमता है तो ओमेगा की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। मतलब ओमेगा की डायरेक्शन होगी ऐसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, लाइक दैट।
मतलब ओमेगा होगा इस डायरेक्शन में, आर होगा इस डायरेक्शन में, ओमेगा और आर इन दोनों के बीच का एंगल 90, राइट। अब ओमेगा इस डायरेक्शन में, v इस डायरेक्शन में, मतलब v और ओमेगा इन दोनों के बीच का भी एंगल 90, और v और r इन दोनों के बीच का एंगल तो 90 है ही। अब आगे देखिए, अगर ये हमको ये पता नहीं कि r पहले या ओमेगा, लेकिन हमको ये पता है कि v किस डायरेक्शन में, मतलब रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट हम थंब रखेंगे रिजल्टेंट के डायरेक्शन में। तो थंब अगर हमने रिजल्टेंट के डायरेक्शन में रखा तो कर्व फिंगर जो है वो आएंगे ओमेगा से r की तरफ, है ना। थंब अगर हमने रिजल्टेंट मतलब v की डायरेक्शन में रखा तो कर्व फिंगर्स आएंगे ओमेगा से r की तरफ, और इसीलिए ये क्रॉस प्रोडक्ट लिखा जाता है वेक्टर v इज इक्वल्स टू ओमेगा पहले और r लिखना होगा बाद में। तो इस तरह से हम रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो निकाल सकते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन याद रखना, वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। लेकिन मैग्नीट्यूड में अगर आप ले रहे हैं तो दैट विल बी अ वेरी स्ट्रेट, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। यू कैन रिमेंबर, इसको आप याद रख सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे और 2-3 हिस्सों में इसको कंप्लीट करेंगे। एक ही हिस्से में कंप्लीट करेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो चलो आज यहाँ पर रुकते हैं और अगले पार्ट में जल्दी ही मिलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रिवीजन के लिए ये टॉपिक आप सब देखें। आपके सुझाव का स्वागत है। तो अब मैं लेता हूँ आपसे छुट्टी और करता हूँ आप लोगों को बाय बाय। हैव अ नाइस टाइम, सी यू अगेन।